So today we are going to quickly revise chapter number 1, that is units and measurements. सिर्फ जो important topics है, only those topics will be revised. When I say important topics from the perspective of competitive exam. Competitive exam में आपसे कोई नहीं पूछेगा how do you define 1 kilogram, how do you define 1 second. तो हम लोग सिर्फ वही टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, कीपिंग इन माइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो जो पहला फर्स्ट चैप्टर वी हैव सीन इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. So if you remember, and you must remember, physical quantity is defined as, याद है, quantity which can be measured is known as physical quantity. So anything that you can measure is called as a physical quantity. For example, you can measure length, you can measure mass, you can measure time, you can measure speed, you can measure force, you can measure acceleration, you can measure momentum, etc., etc. Or physical quantities can be classified into two types: fundamental and derived. So fundamental physical quantities are those quantities which do not depend on any other quantity for their measurement. So fundamental quantities are those physical quantities which do not depend on any other quantity for their measurement. मतलब मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर हमको 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको टाइम मेजर करने की जरूरत नहीं है. डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमको मास मेजर करने की जरूरत नहीं है. हाँ, डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक स्केल चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. टाइम मेजर करने के लिए घड़ी चाहिए, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी. तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो बाकी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. एंड देन यू हैव डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. एग्जांपल, अगर मैंने आपसे पूछा स्पीड, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम. मतलब स्पीड मेजर करने के लिए आपको डिस्टेंस भी मेजर करना पड़ेगा और टाइम भी मेजर करना पड़ेगा, फिर दोनों का रेशियो लोगे और आपको मिल जाएगा स्पीड, विच मीन्स स्पीड इज डिराइव्ड फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम. गुड. तो ऐसे क्वांटिटी को आप बोलते हो डिराइव्ड क्वांटिटी. मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर डिराइव्ड. लेंथ, मास, टाइम को छोड़ दोगे तो स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ये सबका सब क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज करते हो उसको बोलते हो फंडामेंटल यूनिट्स. डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज करते हो उसको बोलते हो डिराइव्ड यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर, दैट इज फंडामेंटल यूनिट. मास के लिए यूज करते हैं किलोग्राम, दैट इज फंडामेंटल यूनिट. टाइम के लिए सेकेंड, फंडामेंटल यूनिट. स्पीड के लिए यू यूज मीटर पर सेकेंड, दैट इज डिराइव्ड यूनिट. For acceleration, meter per second square, that is also derived unit. Simple. अब in total हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट थे. तो we have seen 3 different systems of measurement, actually 4. तो systems of measurement. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करता हूँ, मास को ग्राम में करता हूँ और टाइम को सेकंड में करता हूँ, तो इसको बोलते हो सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड. उसके बाद हमने देखा था MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड. इसके बाद हमने देखा था FPS, फुट, पाउंड, सेकेंड. फुट, पाउंड एंड सेकेंड. ये फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करेंगे. वी विल बी यूजिंग इधर सीजीएस और MKS और SI. तो जो चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट था जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है इन द करंट सेंचुरी, हम लोग ग्लोबली अब SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही यूज करते हैं. तो SI सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे. 7 में सबसे पहले अगर आपको याद होगा, लेंथ, मास, टाइम. ये तो लेंथ, मास एंड टाइम, ये तो हर एक में है कॉमन. उसके बाद था टेम्परेचर, देन यू हैव इलेक्ट्रिक करंट,
Then you have luminous intensity, and then amount of substance. So you have luminous intensity. I just call this as intensity. ठीक है? Intensity and amount of substance. Amount of substance. तो इसका अगर यूनिट याद होगा आपको, तो यूनिट था इसका मीटर और सिंबल था एम, मास था किलोग्राम, सिंबल है केजी, टाइम इज इन सेकेंड एस, टेम्परेचर इज इन केल्विन कैपिटल के, करंट इज इन एम्पियर, so it is in ampere capital A, intensity candela and CD, amount of substance mole, symbol is MOL, राइट। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे और इसमें 2 सप्लीमेंट्री थे, 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन दिस। उसमें से जो पहला सप्लीमेंट्री यूनिट था, याद है क्या? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और इसको आप बोलते हो 2D एंगल। तो प्लेन एंगल या 2D एंगल, हमारे पास एक आर्क है, आर्क ऑफ सर्कल। तो आर्क ऑफ सर्कल, उस सर्कल के सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड करेगा उसको बोलेंगे प्लेन एंगल और 2D एंगल। ये आर्क लेंथ स्मॉल था, इसके लिए हमने डिनोट किया ds। नॉर्मली s इज रिजर्व फॉर आर्क, लेकिन ds क्योंकि स्मॉल आर्क स्मॉल है तो एंगल भी स्मॉल है, d थीटा, थीटा मतलब एंगल और d मतलब स्मॉल एंगल, और ये है r। तो इफ यू रिमेंबर, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ रेडियस, और इसका ऐसा यूनिट था रेडियन। इसका ऐसा यूनिट क्या था? रेडियन। फिर हमने डिफाइन किया था इसके बाद सॉलिड एंगल या फिर 3D एंगल। तो सॉलिड एंगल और 3D एंगल, प्लेन एंगल या 2D एंगल में एक लाइन एंगल सबटेंड करता है, 3D एंगल या थर्ड एंगल में एक एरिया एंगल सबटेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का अगर मैं एक पोर्शन लेता हूं, सम पोर्शन ऑफ द स्फीयर, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक द स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फीयर, दिस स्मॉल पोर्शन इज एरिया। ये सरफेस पे एक छोटा सा एरिया है, तो ये जो छोटा एरिया एंगल सबटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसको क्या बोलोगे? सॉलिड एंगल और 3D एंगल। जस्ट लाइक अ कोन, तो कोन में भी ऐसा ही होता है ना, ऊपर का सर्कल एंगल सबटेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, व्हेन यू लुक एट मून, जब हम मून को देखते हो तो क्या दिखता है? डिस्क। तो मून के डिस्क में जो भी एंगल सबटेंड किया दैट इज सॉलिड एंगल। फॉर एग्जांपल दिस पेज, ये पेज एक सरफेस है, आप इस पेज को देख रहे हो, तो ये सरफेस जो भी एंगल सबटेंड करेगा दैट इज सॉलिड एंगल, 3D एंगल। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा दैट विल बी प्लेन एंगल और 2D एंगल। क्योंकि ये एरिया स्मॉल है तो हमने इसको लिखा था DA, स्मॉल एरिया। ये जो एंगल है, क्योंकि ये एंगल प्लेन एंगल नहीं है, ये एंगल सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल को डिनोट करते हो थीटा से, और अगर प्लेन एंगल स्मॉल होगा तो क्या लिखते हो? d थीटा। वैसे ही सॉलिड एंगल को डिनोट करते हो ओमेगा से, और अगर ये स्मॉल है तो क्या लिखोगे? d ओमेगा। और ये क्या था? r। तो बाय डेफिनेशन d ओमेगा इक्वल टू, जैसे वहां पे बाय डेफिनेशन d थीटा इज ds बाय r, यहाँ पे बाय डेफिनेशन d ओमेगा इज dA बाय r स्क्वायर। क्लियर? गुड। उसके बाद हमने देखे थे कन्वेंशंस फॉर यूजिंग ऐसा यूनिट, 6-7 रूल्स थे, याद है? कन्वेंशंस फॉर यूजिंग ऐसा यूनिट, वो मैं यहाँ लिखने नहीं वाला हूँ बिकॉज दैट इज समथिंग यू नो ऑलरेडी। रूल नंबर 1, द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल। और अगर आप सिंबल नहीं यूज कर रहे हो, आप अगर उसको फुल नेम लिख रहे हो,
तो फुल नेम ऑफ अ सिंबल ऑफ अ यूनिट should always start with small letters even if it is named after a person. और अगर आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल नेम सिंबल यूज कर रहे हो और अगर वो यूनिट का नाम एक पर्सन के नाम से आया तो फिर कैपिटल लेटर यूज करते हैं, अदरवाइज स्मॉल लेटर। तो रूल नंबर 2 बहुत इजी है। रूल नंबर 1 आपको बोलता है कि ट्राई टू राइट डाउन यूनिट इन टर्म्स ऑफ सिंबल। मीटर पूरा नाम मत लिखो, सिंबल लिखो। सेकंड पूरा नाम मत लिखो, सिंबल लिखो। न्यूटन पूरा नाम मत लिखो, सिंबल लिखो। लेकिन अगर आप पूरा पूरा लिख ही रहे हो तो पहला लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए, इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। और मैंने बताया था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, याद है? मैंने बताया था ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो यू मे गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे न्यूटन नाम के 5 लोग हैं। होता है ऐसा, राइट? So that is why a small लिखना मतलब you are not talking about name of a person, you are saying कि ये 5 न्यूटन का फोर्स है। तो एनीवेज, तो रूल ये है कि जब आप सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर तब ओनली व्हेन इज नेम आफ्टर अ पर्सन। फॉर एग्जांपल जूल, तो जूल के लिए जे क्या यूज करोगे? कैपिटल। इसके बाद क्या था रूल नंबर 3? यू शुड नेवर यूज प्लूरल फॉर अ यूनिट। तो प्लूरल नहीं यूज करना। फॉर एग्जाम्पल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन और मैंने लिख दिया 5 NS न्यूटन्स, तो 5 न्यूटन, वो मतलब चेंज हो गया उसका। न्यूटन मतलब फोर्स, एस मतलब टाइम, तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गया। तो आप मुझे बता रहे हो कि ये फोर्स इंटू टाइम बन गया। मुझे बोलना था फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मैंने लिख दिया न्यूटन्स एस के साथ, तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो गया। फोर्स इंटू टाइम, दैट इज इम्पल्स। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल था जब भी आपका ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो जिसमें रेशो हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के यूनिट्स को सिंगल रेशो लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्पीड अपॉन टाइम। व्हाट इज स्पीड मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड? तो ऐसा कभी नहीं लिखते, इसको सिंगल रेशो बनाना पड़ेगा। सेकेंड को नीचे लेके जाओ तो मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दिस इज राइट वे, दिस इज रॉन्ग वे। गुड। उसके बाद क्या रूल था? फुल स्टॉप कभी यूज नहीं करते हो, तो यू नेवर यूज फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल ऑफ अ यूनिट एंड प्रीफिक्स। जब भी हमको वेरी स्मॉल क्वांटिटी बताना हो या वेरी लार्ज क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 10⁻³ सेकेंड बोलना है, तो सेकेंड के आगे मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा मिली सेकेंड। तो प्रीफिक्स must be used before the symbol of a unit. For example, 10⁻⁻6 second लिखना है तो I will write down microsecond. For example, if I want to write down 10⁻⁹ meter, तो I will write down nanometer. तो हमेशा we use prefix not suffix. Suffix यूज करोगे तो वापस से उसका मतलब चेंज हो जाएगा। Now, for example, ऐसा लिखा तो इसका मतलब है मिली सेकेंड, लेकिन अगर उल्टा लिख दिया SM, मतलब चेंज हो गया, इट इज सेकेंड मीटर। वो m मिली था लेकिन वही m बाद में लिखो तो इट बिकम सेकेंड इंटू मीटर, मतलब टाइम इंटू डिस्टेंस। गुड। इसके बाद एक रूल था, इसी से रिलेटेड रूल था। इफ यू सी, जब मैं प्रीफिक्स यूज कर रहा हूं तो मैंने बीच में ना स्पेस दिया है ना मैंने बीच में हाइफन दिया है। तो स्पेस और हाइफन मस्ट नॉट बी यूज्ड when using prefixes, but space and hyphen must be used to indicate multiplication of two units. तो स्पेस या हाइफन कब दिखाते हो? जब आपको ऐसा बताना है मीटर इंटू सेकेंड है, ये मीटर इंटू सेकेंड है, तब या तो हाइफन दे दो या तो स्पेस दे दो। लेकिन जब स्पेस या हाइफन नहीं है तो ये मिली सेकेंड बन गया, राइट? तो यू नीड टू रिमेंबर स्पेस एंड हाइफन कब इंट्रोड्यूस होगा, देन। हो गया? अब ये ऐसे सब बेसिक चीजें कहाँ लगेगी देखोगे आप क्वेश्चन में, यू विल सी, ये सब काम का है। इसके बाद हमने देखा था हाउ टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस, तो इसके बाद था मेजरमेंट ऑफ लेंथ।
मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और उसमें सबसे पहले था मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, measurement of large distance, and we have measured large distances using which method? Parallax method. तो पैरालेक्स मेथड, और पैरालेक्स मेथड एक्चुअली कुछ नहीं है, पैरालेक्स मेथड यही है, ये डी थीटा इक्वल टू डी एस बाय आर, वही फॉर्मूला बार बार यूज करना है, पैरालेक्स मेथड। अगेन पैरालेक्स मेथड इज इररिलेवेंट, जेडबल नीट में, सीईटी में इस पर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए। तो आई होप यू रिमेम्बर पैरालेक्स मेथड, याद है? क्या करते हो, एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पे दो अलग अलग पॉइंट से देखते हो। एग्जांपल भी लिया था, होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर आई, लुक एट दिस हैंड विथ लेफ्ट आई क्लोज्ड एंड देन राइट आई क्लोज्ड, व्हाट डू वी सी? apparent shift in the position of the object। एक्चुअली बैकग्राउंड चेंज हुआ, बट दैट इज, बैकग्राउंड चेंज हुआ मतलब हमको दिखता क्या है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन शिफ्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन शिफ्ट हुआ था क्या? नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं एपरेंट। एपरेंट में, फिजिक्स में एपरेंट जहां जहां पे आए वर्ड, उसका मतलब होता है कि ऐसा हमको दिखता है, होता नहीं है। सो इफ आई एम लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम राइट आई देन लेफ्ट आई, व्हाट डू आई सी इज डिफरेंट बैकग्राउंड, सो आई सी दैट the position of object has changed. So that is why the apparent change in the position of object due to change in the position of observer is known as parallax। क्या बोलते हैं इसको? parallax। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पे, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर, एज आई टोल्ड यू, फॉर कंपेटिटिव, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट वी वर डूइंग इज, एक ऑब्जेक्ट था, हम इसको देख रहे थे फ्रॉम सम पोजिशन, फर्स्ट आई, I1, E1, then you are looking from second eye, E2, E2, the angle so formed is known as parallax angle। the distance of that object from I is, let us say, R, और ये E1 और E2 ये डिस्टेंस तुम इजीली मेजर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके ही दो आंखों का डिस्टेंस है, तो यू कैन मेजर। अभी मैंने बोला था कि आप प्लेन एंगल डिफाइन कैसे करते हो, क्या था प्लेन एंगल? ds अपॉन आर, ds क्या था? आर्क लेंथ। तो यू जस्ट सेड डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन आर। पहली बात तो यहाँ पे डी थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा है। ds मतलब आर्क लेंथ, हु इज लाइक आर्क हियर? E1 E2 हो गया, E1 E2 खत्म, r इक्वल टू E1 E2 बाय थीटा है। तो E1 E2 you can measure directly, theta is easily measurable, E1 E2 by theta will give you distance, मिल गया distance। इसके प्राइमरीली तीन एप्लीकेशन थे। नंबर 1 to find distance to a planet, number 2 to estimate the size of a planet, number 3 to find distance to a star। तो तीन एप्लीकेशन थे, एक था डिस्टेंस टू अ प्लैनेट, अब किसी भी प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, हम उस प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द अर्थ which are diametrically opposite to each other and we observe this planet simultaneously। मतलब एक पॉइंट से देखेंगे इस प्लैनेट को और फिर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देखेंगे इस प्लैनेट को एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली। एंड आई हैव टोल्ड यू कि ये दो पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट क्यों होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? Why? Why not this one point here and other here? Angle will be small। तो ये जो पैरेलक्स एंगल बनता है ना, ये बहुत स्मॉल बनता है अगर आप डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट नहीं लोगे तो। वैसे आप अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लोगे तो भी बहुत स्मॉल बनता है, बट एटलीस्ट इट इज मेजरेबल। कितना स्मॉल, तो वो आगे आएगा। तो वापिस से अब बताओ मेरे को, आर्क कौन है इधर? ए बी। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू एंगल। तो डिस्टेंस मिल गया आपको, ए बी अपॉन थीटा। ए बी क्या है? स्मॉल बी, बी बाय थीटा। डन। नंबर 2, टू एस्टिमेट साइज, टू फाइंड साइज ऑफ अ प्लैनेट, टू फाइंड
साइज ऑफ अ प्लैनेट, और मैंने आपको बताया था कि दोनों के लिए प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या प्लैनेट का साइज फाइंड करने के लिए दोनों के लिए पैरेलक्स मेथड यूज होता है। डिफरेंस क्या है, क्या है? डू यू रिमेम्बर डिफरेंस? प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने उस प्लैनेट को अर्थ के दो अलग अलग पॉइंट से एक साथ ऑब्जर्व किया, दो पॉइंट से। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे एक पॉइंट से प्लैनेट के दो पॉइंट को देखते हो विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, एंड यू कैन यूज दिस टेक्निक टू आल्सो डिटरमाइन साइज ऑफ मून। So you are looking from a single point on Earth, but you're looking at two diametrically opposite points of that planet, and provided कि तुमने distance पहले से ही find करके रखा है। और अगर आपको याद होगा ये जो डायमीटर है d, अब planets का डायमीटर साइज नॉर्मली आप डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, मीटर या किलोमीटर, मतलब डायमेंशंस क्या होते हैं L⁻⁴ लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हो, प्लैनेट्स है, स्टार है, उसका साइज हम लोग नॉर्मली किलोमीटर में मेजर नहीं करते, हम लोग मेजर करते हैं एंगल में, उसको बोलते हो एंगुलर डायमीटर। क्या बोलते हैं उसको? तो कैसे डिफाइन किया था हमने एंगुलर डायमीटर? एंगुलर डायामीटर नाम में ही है, एंगुलर डायामीटर। तो प्लैनेट के डायामीटर ने जितना एंगल सबटेंड किया एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ अर्थ इज नोन एज एंगुलर डायामीटर, राइट? तो कभी टाइम मिले तो गूगल करके देखना, बहुत सारे प्लैनेट्स का साइज आपको दिया होगा आर्क सेकेंड में, आर्क सेकेंड में साइज दिया है, लेकिन साइज क्या होता है? लेंथ। और आर्क सेकेंड क्या है? एंगल। तो दे आर टेलिंग यू व्हाट इज द एंगुलर साइज। जब अर्थ से उस प्लैनेट को देखोगे तो उस प्लैनेट ने आपके आई पे कितना एंगल बनाया, दैट इज एंगुलर डायामीटर। डेफिनेटली जितना जितना पास में जाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा। तो एनीवेज हमारा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट डी। व्हाट इज आर्क लेंथ हियर? डी इटसेल्फ, डिस्टेंस इज डी इनटू अल्फा। मिल गया साइज ऑफ प्लैनेट। कंडीशन है कि तुमने ये पहले ही फाइंड करके रखा है, मतलब आपने डिस्टेंस ऑलरेडी डिटरमाइन करके रखा है। देन तीसरा था टू फाइंड डिस्टेंस टू अ स्टार, टू फाइंड डिस्टेंस टू अ स्टार। तो किसी भी एक स्टार का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग अर्थ पे दो पॉइंट्स से उसका ऑब्जर्वेशन नहीं लेते, हम लोग अर्थ के रिवोल्यूशन का यूज करते हैं। वी यूज ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब ऐसा क्यों किया था, याद है क्या? हमारे पास एक स्टार है, एक स्टार है एस। इस स्टार का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लोग अर्थ के दो पॉइंट से ऑब्जर्वेशन नहीं लेते हैं जैसे प्लैनेट के केस में करते हो। वो इसके लिए होता है क्योंकि अगर आप अर्थ के ही दो पॉइंट से एक स्टार को सामने देख रहे हो, पैरेलक्स एंगल सो फॉर्म्ड इज अगेन वेरी 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 स्मॉल विच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हमको पता है कि अर्थ इज रिवॉल्विंग, तो अर्थ का जो ऑर्बिट है उसमें एक पॉइंट लेते हो ए, यहां से उसको ऑब्जर्व करते हो, और 6 महीने के बाद, क्योंकि अर्थ अपने ऑर्बिट में डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे 6 महीने के बाद ही आएगा, तो 6 महीने के बाद आप वापस से सेम स्टार को ऑब्जर्व करते हो। नाउ दिस टाइम द पैरेलक्स एंगल सो फॉर्म्ड इज लार्ज एंड इज मेजरेबल। और आपको पता भी है कि ए और बी इसमें डिस्टेंस कितना है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बिकॉज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 1 और 1 कितना हो गया? 2। So this is distance d, and this distance is already known to you. This is 2 astronomical unit. What is arc length in this case? AB. What will be AB? Distance into theta. So what will be distance? AB upon theta. What is AB? 2AU upon theta. हो गया। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखे थे। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। तो रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, और ये
आपको बहुत सारे जगह पे लगेगा फॉर मिनिमम ऑफ 2 years. तो यू ऑलरेडी नो pi radian is equal to how many degrees? 180 degree. So what will be 1 degree in radian or 1 radian in degree? 1 radian will be 180 by pi. What is the value of pi? 3.14. तो ये 57.29 आता है. तो 1 radian is 57.29 degree. उल्टा 1 degree equal to pi by 180 radians, of course. कितना था? something 10 raised to minus 2. What something 10 raised to minus 2? हाँ, 1.745 into 10 raised to minus 2 रेडियन. तो ये अभी याद रखना पड़ेगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो पैरेलक्स एंगल है वो 1 डिग्री भी नहीं होता है. इट इज इवन स्मॉलर देन 1 डिग्री. तो हम लोग 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर देते हैं और हर एक पार्ट को बोलते हैं आर्क मिनट. तो 1 डिग्री is how many arc minutes? 60 arc minutes. So what is 1 arc minute? 1 by 60 of a degree. But degree is not SI. SI is radian. तो हमको रेडियन में चाहिए. हमको 1 arc minute मिल गया 1 by 60 डिग्री. और what is 1 डिग्री? 1.745 into 10 raised to. हाँ, तो फिर 1 by 60 डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन 1.745 into 10 raised to minus 2. ये आता है 2.91 into 10 raised to minus 4. सिक्सटी से डिवाइड करके आया, 60 डिवाइड कर लिया, उसके बाद आया. गुड. इसके बाद प्रॉब्लम ये है कि ये 1 आर्क मिनट भी बहुत बड़ा एंगल है. जब आप एस्ट्रोनॉमी की बात करते हो इट इज टू लार्ज. फिर हम लोग 1 आर्क मिनट के भी 60 पार्ट्स कर देते हैं. तो 1 arc minute is 60 arc seconds. 1 arc second is 1 by 60 of a minute. बट क्योंकि आर्क मिनट ये SI नहीं है, SI तो रेडियन है, तो हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 आर्क मिनट मतलब कितना था? 2.91 into 10 raised to minus 4. इसको जब सॉल्व करोगे नंबर याद होना चाहिए. 4.3847 into 10 raised to minus 6 रेडियन. गुड, डन. इसके बाद हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब कितना मीटर ये देखा था. बताओ, ऐसा याद होना चाहिए. 1.496 into 10 raised to 11 मीटर. इसके बाद हमने 1 लाइट ईयर डिफाइन किया था. 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. 1 light year is the distance. So it is not time, it is distance. 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. So it is unit of distance, not of time. अब सबको पता है what is speed, distance upon time. What is time? Speed into, बताओ, अटक गए. Speed is distance upon time. मैंने बोला what is time? Distance upon. तो बताओ what is distance then? Speed into time. Speed, distance upon time. Distance is speed into time. Speed into time. Speed into time. Light year is the distance traveled by light in 1 year. But आपने अभी तो बोला distance क्या होता है? Speed into time. What is speed of light? 3 into 10 raised to 8. टाइम 1 ईयर में कितने दिन? हर दिन में कितने आवर? हर आवर में, हर मिनट में. तो बस इतना ही है. दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. ऑफ कोर्स इन मीटर्स. याद है कितना आता है? 9 पॉइंट into 10 raised to 15 मीटर. लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ये भी छोटा है. तो फिर आपने डिफाइन किया था पार्सेक. याद है पार्सेक? और पार्सेक कैसे डिफाइन करते हो? अगेन टू सिंपल. व्हाट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? हाँ, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसको आर्क लेंथ मान के अलग अलग डिस्टेंस पे हम चेक करते हैं
कि 1 AU ने कितना एंगल बनाया, अगर 1 डिग्री बनाया तो नहीं चलेगा। फिर ये पॉइंट दूर लेंगे और देखेंगे इस डिस्टेंस पे 1 AU ने कितना एंगल सबटेंड किया, अगर 1 आर्क मिनट सबटेंड किया तो भी नहीं चलेगा। फिर हम और दूर जाएंगे और फाइनली हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस डिस्टेंस पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एग्जैक्टली 1 आर्क मिनट का एंगल सबटेंड, 1 आर्क सेकेंड का एंगल सबटेंड करेगा, एंड दैट distance is called as 1 parsec. 1 parsec is a distance at which 1 astronomical unit subtends an angle of 1 arc of a second. Simple. फिर हमने 1 parsec मतलब 3.26 लाइट ईयर्स देखा था, और फिर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया था। 10⁻16 आता है ना, ये आता है कि 10⁻16? हाँ, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है? 3.06, ठीक है, इंटू 10⁻, वो छोड़ दो यहाँ, इट इज फाइन। 3 भी बोल दिया तो बहुत हो गया, 10⁻16 मीटर्स। आई डोंट केयर फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज, हमको एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है 10 के पावर के साथ। आपको समझेगा क्यों, वो बाद में जब न्यूमेरिकल होंगे तब। क्लियर? इसके बाद मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस वी डू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। उसके बाद वी डिफाइन व्हाट इज 1 किलोग्राम विद द हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन वी डिफाइन व्हाट इज 1 सेकंड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ सीसीएम एटम। तो मैं इसका डिटेल बताऊंगा नहीं, बिकॉज इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस। इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। अभी डायमेंशंस मतलब क्या पहले समझ लेते हैं। अभी मैंने पूछा स्पीड क्या है, आपने बोला डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन क्या है? स्पीड अपॉन टाइम। लेकिन स्पीड खुद क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। व्हाट इज फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट व्हाट इज एक्सेलरेशन? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो व्हाट इज फोर्स? मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो मोर और लेस अगर आप देख रहे हो, जितने भी डिराइव क्वांटिटीज है दे आर सम कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और टाइम क्या था? फंडामेंटल। एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस और टाइम क्या है? फंडामेंटल। फोर्स मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, मास डिस्टेंस और टाइम क्या है? फंडामेंटल। तो ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। गुड। तो इसका मतलब मैं कोई भी डिराइव क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लिख सकता हूं। लेकिन अभी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना है तो क्या हम ऐसा पूरा लिखते बैठेंगे? मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो हम ऐसा करते नहीं है। हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए सिंबल यूज करते हैं और कुछ सिंबल्स को प्री डिफाइन करके रख देते हैं। अब प्री डिफाइन मतलब कि कहीं पे मैं अगर एल लिख रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ। कहीं पे अगर मैं एम लिख रहा हूं तो दैट इज व्हाट? मास। नाउ इफ आई एम राइटिंग डाउन समवेयर टी, टाइम के टेम्परेचर पक्का, और टेम्परेचर के लिए क्या यूज करते हो फिर? के या फिर थीटा, डिपेंड करता है बुक टू बुक। किसी किसी बुक में टेम्परेचर के लिए थीटा भी यूज होता है, किसी किसी बुक में बोला मैंने, मैं तो हर जगह पे नहीं। तो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग पहले क्वांटिटी, उसका सिंबल, क्वांटिटी एंड सिंबल। तो बिकॉज डिराइव्ड क्वांटिटी आर सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी को ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेंथ को करेंगे एल से, मास को करेंगे एम से, टाइम को करेंगे टी से, टेम्परेचर विल बी के एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी ये कहीं यूज नहीं होगा वैसे, पूरे 2 साल में इस पे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। सी करंट
इलेक्ट्रिक करंट किसी बुक में आई होता है, किसी बुक में ए होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL। तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट आर डायमेंशंस। तो फॉर एग्जांपल स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन मैंने अब भी बोला डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे एल, टाइम के लिए क्या लिखोगे टी। L1 T1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा L1 T-1। तो ये जो पावर्स है किसके पावर्स है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के, इसको क्या बोलते हो डायमेंशंस। तो डायमेंशंस are the powers to which fundamental units must be raised in order to obtain the unit of derived physical quantity। और ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। देन वी हैव सीन इसका यूज क्या है। फॉर एग्जांपल अभी एक तो बता ही दिया मैंने, स्पीड का डायमेंशंस फाइंड करना। तो स्पीड मतलब वेलोसिटी, उसके डायमेंशंस तो अभी आपको पता ही है, क्या है L1 T-, और फॉर्मूला पता था आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम है। यूनिट आ जाएगा लेंथ मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन L1 T-2, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास मतलब m1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L3, ऊपर जाएगा तो, इसलिए तो आप बोलते हो ना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास मतलब किलोग्राम और लेंथ मतलब मीटर, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो m1 है, एक्सेलरेशन तो लिखा ही है L1 T-2, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हो न्यूटन। दिस इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। तो एक्चुअली 1 न्यूटन फोर्स मतलब कितना फोर्स, वो यहां से डिफाइन होता है। तो वाइल डूइंग फिजिक्स हर एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 न्यूटन मतलब कितना फोर्स। तो एग्जैक्टली 1 न्यूटन मतलब उतना फोर्स जिस फोर्स को लगाने के बाद 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास के ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर is accelerated by 1 meter per second square, then the force is said to be 1 Newton, 1 kilogram meter per second square। इसके बाद few more examples, आप भी बता दो। हाँ प्रेशर, प्रेशर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब m1 L1 T-2, एरिया मतलब L2। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, L+1 और L-2 मतलब L-1 हो गया। तो ये आएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हो पास्कल, या फिर इसको बोलते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज 1 पास्कल ऑफ प्रेशर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गुड। So that is what I said na, you should always represent only a single ratio। m1 मतलब किलोग्राम, L-1 तो नीचे आके, और ये भी नीचे आके, तो ये आ जाएगा। अच्छा ओ ये माइनस लिख दिया, ओके ओके ओके, ओ सॉरी वो माइनस लिख दिया। गुड। तो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका पास्कल, दैट इज ऑल्सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। फोर्स क्या था न्यूटन, एरिया क्या था मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या था एनर्जी, वर्क, हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब एनर्जी होता है। तो कोई भी एक जिसका फॉर्मूला याद हो और वर्क का याद रहता है, व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या था m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन L1, तो L1 और L1 कितना हो गया L2, तो ये हो जाएगा L2, क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हो जूल। गुड राइट। अब मैं और एग्जांपल लूंगा नहीं, क्योंकि हमको अभी एप्लीकेशन देखना है डायमेंशनल एनालिसिस का।
तो पहला एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन, to check the correctness of a given actually to check the dimensional correctness of a given physical equation. So if you remember, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होता है जब उसमें सारे टर्म्स के डायमेंशंस क्या हो, सेम। फॉर एग्जांपल v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर आप चेक करोगे तो v के, u के और a इंटू टी के डायमेंशन आएंगे सेम, और वो क्या आएंगे, L1t minus 1. For example, S equal to ut plus 1/2 at square. L1 distance है, L1 u is L1t minus 1 into t, तो L1t minus 1 into t plus 1 minus 1 plus 1 गया. For example, v square equal to u square plus 2as, L2t minus 2, velocity का स्क्वायर. तो ये इक्वेशंस करेक्ट है डायमेंशनली, क्योंकि इनमें जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व है सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशंस क्या है, सेम. इसको बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. होमोजेनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनिटी? सेम. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस मतलब डायमेंशंस आर होमोजेनियस, मतलब डायमेंशंस आर सेम. सेकेंड रूल था टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन related physical quantities, to establish the relationship between related physical quantities. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है कि अगर आपको एग्जाम में कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है या फिर आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, डिराइव कर लो. मैंने एग्जांपल तो लिए ही है ऑलरेडी. याद है क्या, किसका किसका इक्वेशन डिराइव किया था हमने? टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम. और भी एक किया था कल के एग्जांपल में, v इक्वल टू k इंटू रूट ऑफ gh. तो व्हाट इज टू बी डन इन दिस केस? सपोज velocity of an object falling freely. falling freely का मतलब क्या होता है? What is the meaning of free fall? What is the meaning of free fall? Free fall मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, अगर टेरिस पे लेके जाऊं और से पुश कर दूं तो none of it is my fault. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक्शन लगाया, दैट इज फोर्स. तुम नीचे गए बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट? और वो फ्री फॉल जैसा था क्योंकि तुम्हारे नीचे जाने के मोशन को कोई अपोज नहीं कर पाया. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज नोन एज फ्री फॉल. तो फ्री फॉल में ये ऑब्जेक्ट पहले आपने होल्ड करके रखा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0. जैसे ही रिलीज किया इट स्टार्ट्स मूविंग, मतलब इट इज नाउ गेनिंग वेलोसिटी. और क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना ग्रेविटी की वजह से, तो उसका स्पीड बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा. तो एक पॉइंट तक आते आते उसका स्पीड हो जाएगा v, दैट इज फाइनल वेलोसिटी. तो मुझे अगर फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है और मुझे अगर एक्सप्रेशन याद ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, अभी तो बता दिया, ग्रेविटेशन मतलब एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी. और डिस्टेंस पे जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा उतना ही स्पीड बढ़ जाएगा. मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू g रेज टू सम नंबर a b c d e f g, जो भी बोलना है वो, x बोलना है x, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस raised to b. So v is proportional to g raised to a h raised to b. So v is equal to some constant which is dimensionless constant g raised to a h raised to b. Good. Then obviously आपको v के dimensions पता होने चाहिए, k के dimensions तो है नहीं, g के dimensions raised to a, h के dimensions raised to b.
v के डायमेंशन थे L1 t-1, g के डायमेंशन थे L1 t-2 रेज टू a, h था डिस्टेंस मतलब l, तो ये आ जाएगा L1 t-1 L रेज टू a t रेज टू -2a L रेज टू b, तो L रेज टू 1 t रेज टू -1 इक्वल टू L रेज टू a प्लस b t रेज टू -2a. अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म्स के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम, वो सेम होने चाहिए, तो a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी 1 और -1 विल बी इक्वल टू -2a. So you will have -1 equal to -2a, which means a equal to 1/2. You will have a plus b equal to 1, which means b equal to 1 minus a, that is 1 minus half, that is equal to half. A half, b half, therefore v equal to k, g raised to a मतलब half, h raised to b मतलब half. Okay, so v equal to k under root of g. बन गया फॉर्मूला, डन. अब ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जिसके डायमेंशंस करेक्ट दिए हुए हैं और 3 के डायमेंशन गलत दिए हुए हैं, तो फिर वहां तो सॉल्व ही नहीं करना. पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या है, और फिजिक्स में होगा, फिजिक्स में बहुत बार होगा, हाँ, क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं. आखिरी स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड द टाइम पीरियड, ये तो समझ में आ गया, तो डायमेंशनली क्या आना चाहिए, सेकेंड, मतलब t⁻1, तो काम में आता है. तो बट दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू कैन डू. टाइम है लेकिन क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो पाए, तो लास्टली यू कैन डू डायमेंशन एनालिसिस. इसके बाद था तीसरा एप्लीकेशन, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी. तो टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, to find conversion factor between two different system of units. मैंने 2 एग्जांपल लिए थे, 1 जूल मतलब कितना अर्ग और 1 न्यूटन मतलब कितना टाइम. फिर मैंने बताया था कि ये एसआई सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है, और एसआई हो या सीजीएस हो, क्वांटिटी तो एनर्जी है, तो m1L2T-2, लेकिन ये एसआई सिस्टम है तो 1 1 एंड 1 इक्वल टू x m1L2T-2 2 2 एंड 2. इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेईई नीट में, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा. मैंने 2 मेथड तो ऑलरेडी बताई है आपको, बताइए ना 2 मेथड, बताया 2 मेथड, अभी तीसरा बताऊंगा आज, तो पहले ये याद रखो. तो x चाहिए, तो x इक्वल टू m1/m2 whole raised to 1, L1/L2 whole raised to 2, 2 एनर्जी है वो, 1 किसके लिए आएगा, फोर्स के लिए, T1/T2 whole raised to -2. तो x इक्वल टू, what is mass in SI, kg raised to 1, what is length in SI, मीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकेंड अपॉन सेकेंड, वो कैंसिल हो जाएगा, raised to -2 गया. तो x इक्वल टू 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, ग्राम ग्राम गया, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी गया, रेज टू 2, ये 10⁻³ वो 10⁻⁴, तो 10⁻�7, तो 1 जूल इज 10⁻�7 अर्ग. तो जो मैंने आपको क्वेश्चन का सेट दिया है उसमें पहला ही क्वेश्चन है, कन्वर्ट करने के लिए बोला है. मैंने आपको एक सीईटी का क्वेश्चन सेट दिया था, उसमें पहला ही क्वेश्चन था टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. तो देखो आंसर होगा 0.36, 3.6, 36, ऐसे 4 ऑप्शन होंगे उसके, करेक्ट, गुड. देन इसका मैंने एक आपको अल्टरनेट मेथड बताया था. आई हैव टोल्ड यू, अगर आपको 1 जूल इक्वल टू x अर्ग ऐसा है, जूल मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही अर्ग इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1 मीटर मतलब 100, और उसका भी क्या है, स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू x ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. हो गया, ग्राम सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सब हो गया कैंसिल, कितना आ गया, 10⁻⁷. अब मेथड नंबर 3,
जो हमको सीईटी जेईई नीट में यूज करना है। हो गया। एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। व्हाट इज एन यू? इफ आई आस्क यू व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेट अस से ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, रफली रफली बताओ। 2 centimeter. Okay, I just wanted to listen something from you. So n is number and u is centimeter. So product of number and unit is constant. मतलब क्या होता है बता देता हूँ. For example, when I asked you what is 1 joule in earth, 1 joule मतलब SI और मतलब CGS, तो आप लिख सकते थे N1U1 equal to N2U2. जब दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना तो N1U1 इक्वल टू N2U2 इक्वल टू N3U3 इक्वल टू N4U4 इक्वल टू N5U5, जितना चाहिए उतना लिखते जाओ, बराबर। अब जो पहला क्वेश्चन है कर ही लेते हैं, दो सेट दे दो। अब जो पहला क्वेश्चन था सीईटी का, इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 109, है ना, 109 बोला है ना। इन अनदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज। सीजीएस सिस्टम में हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो कितना था, कितना था वो 100 डाइन। वेरी गुड। तो N1 हो गया 100 और U1 हो गया डाइन। दूसरा सिस्टम जिसमें फंडामेंटल है किलोग्राम, मीटर एंड मिनट, उसमें वैल्यू क्या आएगी सेम फोर्स की, मतलब N2 पूछा है, क्या पूछा है N2। फोर्स मतलब किलोग्राम मीटर पर, किलोग्राम मीटर पर, हाँ किलोग्राम मीटर पर मिनट स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही बोल रहे हो लेकिन एसआई में बता रहे हो। यहाँ पे क्या आएगा किलोग्राम मीटर पर मिनट स्क्वायर। और वैसे डाइन को क्या लिखोगे, डाइन को किलोग्राम के यहाँ पे क्या लिखोगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। इक्वल टू N2। व्हाट इज किलोग्राम इन ग्राम, 1000। व्हाट इज मीटर इन सेंटीमीटर, 10⁻²। व्हाट इज मिनट इन सेकेंड्स, 60, 60 का स्क्वायर 3600 सेकेंड स्क्वायर, बराबर। डोंट वरी, मैं वापस से कल करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इसका यूज बता रहा हूं। कैंसल 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 कैंसल, बराबर। और भी कैंसल कैंसल है, ये और ये भी कैंसल हो गया। N2 विल बी इक्वल टू 36/10। कितना आ गया है आंसर में 3.6, है ना। गुड। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आप आगे सीखोगे, फिलहाल इसको सिर्फ याद रखो कि ऐसा हमने कहीं देखा था। देन 3 एप्लीकेशन के बाद हमने देखे थे लिमिटेशंस, अभी मैं लिखने नहीं बैठूंगा। डायमेंशनल एनालिसिस आप वहां यूज नहीं कर सकते हो, मतलब देखो कांस्टेंट आता है ना, कांस्टेंट T इक्वल टू K√L/G। हमने जब पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला था उसमें जो K था वो K क्या था, डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही मिल सकती है, उसको बोलते हो एम्पिरिकल वैल्यू। तो जो K की वैल्यू है वो आपको डायमेंशन से नहीं मिलेगी, यू कैन ऑब्टेन इट ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। Number 2, you cannot use dimensional analysis for equations which involve trigonometric function, logarithmic function and exponential function, क्योंकि ये functions के dimensions नहीं होते। Limitation number 3, जिस equation में constant of proportionality dimension less नहीं है, मतलब dimensions है, वहां पे ये मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं होता। नंबर 4, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स या तो कम है या फिर ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल v इक्वल टू यू प्लस 80, ये करेक्ट है, लेकिन मैंने बोला v इक्वल टू यू, करेक्ट है क्या, लेकिन डायमेंशन तो करेक्ट है क्योंकि v के डायमेंशन और u के डायमेंशन सेम है। v इक्वल टू यू प्लस 80 प्लस समथिंग इंटू टी, प्लस समथिंग समथिंग इंटू टी, ऐसा 5-7 टर्म लिख दिए और 5-7 टर्म सबके सबके डायमेंशन क्या है, सेम है।
तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको सिर्फ ये बताता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, वो करेक्ट है फिजिकली या नहीं वो छोड़ दो। तो अगर एक हाथ टर्म कम है या एक हाथ टर्म ज्यादा है तो आप बता नहीं सकते कि वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो क्योंकि सबके डायमेंशन क्या थे, सेम। हो गया। इसके बाद कौन सा टॉपिक था हमारा, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। फटाफट बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस टू द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जितना एक्यूरेसी होता है उतना ही लीस्ट काउंट होता है और उतना ही एरर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मेजरमेंट ले रहा हूं और मुझे मिल रहा है 2.11 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज एक्यूरेसी इन दिस केस, 0.01। व्हाट इज एरर इन दिस केस, 0.01। ओके, व्हाट इज लीस्ट काउंट, 0.01। प्रिसीशन इज नथिंग बट द मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। मतलब हम, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, रास्ते में चलते चलते एक बॉल मिला और इस बॉल का डायामीटर पता नहीं, हमने मेजर किया। हमने पहली बार मेजर किया 2.11, दूसरी बार किया 2.11, फिर किया 2.11। तो ये बार बार एक ही रीडिंग मिल रहा है, उसको बोलते हो प्रिसाइज। आई एम नॉट सेइंग कि ये आंसर करेक्ट है, मे बी दिस इज नॉट एक्यूरेट, मे बी बाद में बॉल तो मिल गया, आगे गया तो उसका बॉक्स भी मिल गया और देखा तो उस पर लिखा हुआ है 2.12 सेंटीमीटर। तो दिस इज accurate and this is precise. So accurate readings may not be precise. Why? Simple. अगर मुझे पहले से ही डायमीटर पता था और मैंने पहली बार मेजर किया तो मुझे उतना ही मिल गया, तो मैं दूसरा रीडिंग लूंगा क्या, नहीं लूंगा। सिंपल सी बात है। तो प्रिसीशन के लिए कम से कम कितने रीडिंग चाहिए, 2। यहाँ पे तुमने लिया ही एक, तो इसलिए लिखा है सेकेंड नंबर पॉइंट पे, देखा है, accurate measurements may not be precise। उल्टा भी होता है ना, precise measurements may not be accurate। गुड। उसके बाद, हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, थर्ड पॉइंट, accuracy can be determined by single measurement, but to determine precision you need to have several measurements। Accuracy is affected by systematic error and precision is affected by random error। तो ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे errors in measurements। What is error? The difference between the actual value and the measured value is known as error। और error होते हैं दो टाइप के। कौन से दो टाइप के, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर आ सकता है बिकॉज ऑफ 3 डिफरेंट सोर्सेस। हाँ, एक तो आपके पास जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब या तो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है या तो फिर आपने इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करेक्ट नहीं किया। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हमने एक एमीटर, व्हाट डज एमीटर डू, इट मेजर्स करंट। हमने एमीटर सर्किट में लगाया ही नहीं तो करंट कितना मिलना चाहिए, 0। लेकिन आपने जब बनाया था उसको तो 0 की जगह पे 1 पे करके रखा हुआ है, तो दैट इज एन एरर। और वो एरर क्यों आया, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। मतलब उसको ओपन करके वापस 0 पे सेट करो, सिंपल। या दूसरा, इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर इज ड्यू टू सम फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद था इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। एज आई टोल्ड यू, मैं इसका डिटेल में जाऊंगा नहीं बिकॉज दिस इज नॉट रेलेवेंट अगेन फॉर जेई नीट और सीईटी। सिर्फ एरर के एस्टिमेशंस आर रेलेवेंट, टाइप्स ऑफ एरर आर इररेलेवेंट। और तीसरा था ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर बेसिकली। और सेकेंड टाइप था रैंडम। रैंडम एरर्स नॉर्मली अराइज ड्यू टू सडन चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। गुड। उसके बाद we saw how to estimate an error, estimation of error। तो इफ यू रिमेंबर, एरर एस्टिमेट करने के लिए एरर का डेफिनेशन पता होना चाहिए जो आपने मुझे बताया। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब
मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मुझे उसका एक्चुअल वैल्यू पता नहीं, तो व्हाट आई डू इज आई टेक मल्टीपल रीडिंग्स। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अभी बताया था, चलते चलते रास्ते पे बॉल मिल गया, पता नहीं उसका डायमीटर कितना, हमने मेजर करना चालू कर दिया, पहली बार अलग रीडिंग मिला, दूसरी बार अलग मिला, तीसरी बार अलग मिला, चौथी बार और अलग मिला। तो इन सब में से कौन सा वैल्यू ट्रू वैल्यू, तो क्या करते हो, एवरेज, क्योंकि एवरेज वैल्यू होते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज, मतलब उनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसको आप ट्रू वैल्यू मान लेते हो, मीन वैल्यू। अब प्रॉब्लम क्या है कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू तो आ गया मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, लेकिन तुम्हारे पास मेजर्ड वैल्यू ही एन है, तो हम लोग क्या करते हैं एक एक करके ए मीन माइनस ए वन, इसका क्या लेते हैं मॉड, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ए वन, फिर क्या करते हैं एब्सोल्यूट एरर इन ए टू। ऐसा करते 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 हम एन के एन रीडिंग्स के सारे रीडिंग्स के एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लेते हैं, और इन सारे एब्सोल्यूट एरर का करते हैं मीन, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस 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 डेल्टा ए एन डिवाइड बाय एन। फिर हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर। और फिर हम लोग इसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। ओके, देन combination of errors, propagation of errors. No, I will not go into much details of this. सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको आप मेजर कर रहे हो, जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उसमें क्या होता है एरर। ए को मेजर किया उसमें एरर आ गया डेल्टा ए, बी को मेजर किया उसमें आ गया डेल्टा बी। अगर मैं ए और बी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके नया क्वांटिटी बना रहा हूँ जेड, तो जेड में भी एरर आएगा, दैट विल बी गिवन बाय डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। नंबर टू, if I am taking product or division of A and B, तो A into B, A upon B, B upon A सब सेम, तो इस केस में फ्रैक्शनल एरर इन Z विल बी, याद है क्या, डेल्टा A by A प्लस डेल्टा B by B। नाउ इफ आई हैव इंडेक्स, मतलब पावर ऑफ अ मेजर क्वांटिटी, तो अगर आपको याद होगा ये क्या आया था, याद है, डेल्टा Z by Z इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा A by A। इन जनरल यहाँ पे n और यहाँ पे भी n। फिर हमने देखा था अगर z इक्वल टू a रेस टू p, b रेस टू q अपॉन c रेस टू r ऐसा हो, तो डेल्टा z बाय z इक्वल टू p टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a प्लस q टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाय b प्लस r टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाय c। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आएंगे और पूरे 2 साल तक लगेगा, पूरे 2 साल तक आपको ये लगने वाला है, याद रखना। हर जगह पे, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आएगा, थर्मोडायनामिक्स में भी आएगा, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। लास्ट टॉपिक वाज 5 मिनट बाकी है बस। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैं सिर्फ रूल बताऊंगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमने ऑलरेडी डिटेल देखा है, टोटल 7 रूल्स है। रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। A zero which appears between two non-zero is significant. All the leading zeros are not significant. All the trailing zeros to the right of decimal are significant. Trailing zeros in a whole number without decimal shown are not significant. Trailing zeros in a whole number with decimal shown are significant. If you write a number in terms of scientific notation a into 10 raised to n, then 10 raised to n does not have any significance, only a will have significance. Now if you write a number in terms of scientific notation a into 10 raised to n, a पे condition होता है, it is always greater than or equal to 0.5 but less than 5। तो जो 10 का पावर आया उसको क्या बोलते हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। गुड, खत्म, एंड ऑफ द चैप्टर, डन।